नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं से गले मिलते, आतंकवाद के खिलाफ देशों को एकजुट करते और विदेश नीति को एक नई शक्ल देने में जुटे हुए हैं। अब वो उस कतार में खड़े हैं जहां नेता को वर्ल्ड लीडर कहा जाता है। नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं से अपनी दोस्ती के जरिए हर बाजी मारने में कामयाब हो रहे हैं। राष्ट्रपति शी की अध्यक्षता में ब्रिक्स की गतिशीलता तथा पॉजिटिव मोमेंटम ने हमारे आपसी सहयोग को और भी गहरा किया। एक तरफ सीमा पर तकरार, दूसरी तरफ राजनयिक मुलाकात। एक तरफ सीमा पर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं, तो दूसरी ओर G20 की बैठक में दोनों देशों के शासनाध्यक्ष। सीमा पर तनाव बरकरार है। वहां हैम्बर्ग के सुहाने मौसम में मिले प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के चेहरों पर कूटनीतिक मुस्कान। दोनों नेता आमने सामने पड़े, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और दोनों ने एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ भी मिलाया। एक ओर डोकाला में चीन ने सीमा पर तनाव खड़ा कर रखा है, तो दूसरी ओर G20 समिट के दौरान ही उसके नरम रुख की झलक भी सामने आ गई। ये G20 की बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का असर है। G20 की बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जिनपिंग का सबसे पहले जिक्र किया। दोनों नेताओं की कोशिश रही कि जिस मंच पर दुनिया के तमाम नेता जमा हैं, उस मंच का इस्तेमाल दोनों देशों के बीच माहौल को खुशगवार करने के लिए किया जाए। G20 समिट से इतर ब्रिक्स देशों की बैठक को संबोधित करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत संकल्प को सराहा। शी जिनपिंग ने कहा, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में कड़े कदम उठाए हैं। भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स देशों ने प्रगति की है और रफ्तार पकड़ी है। शी जिनपिंग ने भारत में हो रहे आर्थिक और सामाजिक विकास की तारीफ भी की और शुभकामनाएं भी दी। जिस वक्त सिक्किम के नजदीक डोकाला में सीमा पर तनाव का माहौल बना है, उसी वक्त पूरी दुनिया की निगाहें G20 समिट पर टिकी थीं और इस समिट से ऐन पहले चीन के तेवर भी नरम पड़ने की खबर आ चुकी थी। G20 की बैठक से पहले ही चीन ने युद्ध की धमकी के बाद अपने सरकारी मीडिया के जरिए भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों की दुहाई दी है। चीन ने कहा है कि भारत उसके ज्यादा करीब है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, चीन का साथ भारत के लिए अमेरिका से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कैंपेन के कारण भारत उत्पादों के निर्माण पर काफी ज्यादा जोर दे रहा है। ऐसे में जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ही उत्पाद निर्माण को वापस ले जाना चाहते हैं, तो भारत के लिए निवेश का एकमात्र विकल्प चीन ही रह जाता है। G20 समिट की रोशनी में देखें तो इसे जिनपिंग और मोदी के रिश्तों का असर माना जा रहा है। मुझको वहाँ पे काफ़ी फ़र्क लगता है। पॉलिटिकल लीडरशिप और चाइना की जो आर्मी है, सेना है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये दोनों की कार्रवाई में अलग अलग नज़र आती हैं। कुछ डिफरेंसेस भी हैं इनके आपस में। अब से पहले भारत की विदेश नीति इतनी मुखर और इतनी मजबूत नहीं थी। चीन से हालिया विवाद के दौरान भारत ने अपना रुख साफ कर दिया कि उसकी सेना सीमा पर डटी रहेगी और सरकार अपनी विदेश नीति के मोर्चे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर अब तक 60 से ज्यादा विदेश यात्राएं की हैं। इन यात्राओं में उनकी विदेश नीति की झलक साफ दिखती है। उनकी विदेश यात्राओं का मकसद रहा है भारत में रक्षा तकनीक को बढ़ावा देना, आयुध निर्माण को मजबूत करना, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, देश में विदेशी निवेश लाना और साथ ही भारत के तमाम देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत करना और पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करना। इसीलिए उनकी विदेश नीति में हमेशा आतंकवाद के खिलाफ प्रहार सबसे ऊपर रहता है। इजराइल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही। Those who believe in humanity
and civilized values must come together and defeat it at all costs. As such, we must resolutely oppose the evils of terrorism, radicalism, and violence that plague our time. 70 साल से भारत इजराइल से इसलिए अलग खड़ा रहा कि उसकी विदेश नीति फिलिस्तीन के साथ थी। भारत के 13 प्रधानमंत्री कभी इजराइल जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहिचक इजराइल पहुंचे और इसीलिए उन्हें खुलकर गले भी लगाया गया। जिस तरह का स्वागत इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ, वैसा शायद ही किसी देश में हुआ हो। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हिंदी में बोलकर मोदी का स्वागत किया। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। इजराइल से रिश्ते मजबूत करने के पीछे वजह इजराइल की आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति और रक्षा क्षेत्र, अंतरिक्ष और खेती में उसकी उन्नत तकनीक। लेकिन इस रिश्ते की धमक पाकिस्तान की छाती पर भी गूंजी और उसका साथ देने वाले चीन पर भी। ये हमारी जंग है, हमको लड़नी है आतंकवाद के खिलाफ। कोई हमको यहाँ पे आके हमारे बिहाफ पे नहीं लड़ेगा, न अमेरिका, न इजराइल, न रशिया, न यूरोपियन। हमको खुद ही लड़ना है। हाँ, हमको जो वीपन सिस्टम्स हैं, हमारे जो मॉडर्न वीपन सिस्टम का हमारा उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी और मिल जाएगा इजराइल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता तो बन ही चुके हैं, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अब मोदी विदेशों में लोकप्रिय नेता की तरह खड़े हो रहे हैं। मोदी अब विश्व नेता बन चुके हैं। उनका एजेंडा बहुत बड़ा है और उस एजेंडा में सबसे ऊपर है पाकिस्तान की तबाही। लेकिन कैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 3 साल में भारत की दुनिया भर में एक मजबूत छवि बनाई है और साथ ही विश्व के बड़े नेताओं से अपने रिश्ते भी मजबूत किए हैं। अब प्रधानमंत्री दुनिया भर के मजबूत नेताओं की जमात को एकजुट करने में जुटे हुए हैं जो आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़े। इसका मतलब साफ है कि आतंकवाद का खात्मा यानी पाकिस्तान का खात्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति संतुलन वाली है। वो चीन जाते हैं तो दोस्त बनकर, और चीन के बाद जापान जाते हैं और वहां भी दोस्ती निभाते हैं। उनकी विदेश नीति में हर ताकतवर मुल्क के साथ रिश्ते कायम होते हैं और जहां भी भारत का हित हो वो हाथ बढ़ाने और गले मिलने में हिचकते नहीं हैं। राजनयिक चाल में हाथ मिलाना हो या गले मिलना, मुस्कुराना हो या नजरअंदाज करना, हर हरकत का खास मतलब होता है और अपने हर कदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास संदेश देने की कोशिश करते हैं। गले मिलने का मतलब होता है कि मैं आपसे दोस्ताना रवैया रखना चाहता हूँ, मैं आपसे कम नहीं हूँ, आपके लेवल का हूँ। गले मिलने का जो मैसेज है वो आई एम विथ यू, आई एम एट पार विथ यू। सो उनका एक बहुत ही कार्डिनल कंपोनेंट है इंटरैक्शन का। ये खासियत है मोदी साहब की। और ये मोदी साहब मेरे ख्याल से जब भी गए हैं कहीं पे भी, उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव सा समा क्रिएट किया है और वहाँ पे ये नहीं दिखाया कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। ओबामा सरकार के बाद ट्रंप सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा दुनिया भर में सुर्खियां बनी थी। यहाँ प्रधानमंत्री ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को गले लगा लिया था। दोनों देशों के नेताओं की आपसी केमिस्ट्री पहले ही जग जाहिर है। इस यात्रा से नरेंद्र मोदी जो बड़े फायदे चाहते थे वो हासिल भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से भारत को बड़ी सफलता मिली है। अमेरिका ने भारत को 22 अमेरिकी ड्रोन सौदे को मंजूरी दे दी। वहीं दूसरी सफलता के तौर पर अमेरिकी संसद में पाकिस्तान को लेकर एक बिल पेश किया गया। इस बिल में पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई
अहम गैर नेटो सहयोगी या MNNA दर्जा रद्द करने की मांग की गई। साथ ही हिजबुल कमांडर को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करार किया। हमारी डिप्लोमेसी कामयाब रही और सैयद सलाहुद्दीन को एक आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में मदद मिली हमको। दूसरी तरफ ये भी है कि वो भारत की मेंबरशिप जो है नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल NSG की मेंबरशिप के लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके अलावा मसूद अजहर के केस में भी उन्हीं ने पूरी सपोर्ट हमको दी और एक बदलाव नज़र आता है, बहुत बड़ा बदलाव नज़र आता है मोदी जी जब से आए हैं अमेरिकन पॉलिसी के अंदर। एक तरह से देखा जाए तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की विदेश नीति में सरकारें बदलने पर भी कोई खासा बदलाव नहीं होता था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की विदेश नीति बड़ी नपी-तुली और लचीली दिखाई देती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में लचीलापन दूर दूर तक नहीं है। मोदी सरकार की अब तक की विदेश नीतियां राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी बेंजामिन नेतन्याहू से खुलकर गले मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली तो पाकिस्तान को भी साथ लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान में सरकार भी सेना की चलती है, इसीलिए ये पहल नाकाम रही। 2014 में भारत से नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भी नाखुश थे। शायद मोदी को ये बात मालूम है कि अगर देश को विकास की राह पर ले जाना है तो घर के साथ साथ अपना पड़ोस भी दुरुस्त करना होगा। उसी कवायद में वो भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर 17 साल बाद नेपाल के दौरे पर गए और नेपाल से सांस्कृतिक जुड़ाव को उभारने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर में पूजन भी किया। अपनी एक और पड़ोसी भारत ने बांग्लादेश के साथ रिश्तों में गर्मी लाने के लिए मोदी ने उसके साथ 41 साल पुराने जमीन विवाद का निपटारा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान चाहकर भी सीधी चाल नहीं चल सका। इसीलिए G20 के मंच से भी मोदी ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और G20 में उनकी एंट्री पर बैन लगाने, संदिग्ध आतंकवादियों की सूची का G20 के सदस्य देशों के बीच लेन देन करने, G20 देशों के बीच आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ केंद्रीय साइबर सुरक्षा में सहयोग करने, आतंकियों तक पैसा पहुंचाने के तमाम रास्ते बंद करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव लागू करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों के मंच पर यूं ही कहा कि आतंकी संगठन दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, उनके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा एक ही है। इस दौरान पीएम ने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद की तुलना ISIS और अल-कायदा से की। भारत का ये दांव G20 के जरिए पाकिस्तान को घेरने के लिए ही है। वैसे भारत सिर्फ एक ही पड़ोसी से परेशान नहीं है, चीन भी दूसरा पड़ोसी है जो आए दिन घुड़की देने की कोशिश करता रहता है। लेकिन राजनयिक स्तर पर चीन के साथ हालात उतने खराब नहीं हैं। भले ही हमारे प्रधानमंत्री की शी जिनपिंग से मुलाकात हो, दोस्ती हो, लेकिन चीन की सब चालों को समझकर ही मोदी कदम आगे बढ़ाते हैं। साल था 2015 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन, दक्षिण कोरिया और मंगोलिया के दौरे पर गए थे। इनमें चीन और दक्षिण कोरिया का जिक्र तो सब जगह हो रहा था, लेकिन मंगोलिया की बात कुछ वैसे ही दबी ढकी रही जैसी इस देश की भौगोलिक सामाजिक स्थिति। चीन और रूस के बीच चारों तरफ जमीन से घिरे इस देश की आबादी महज 30 लाख के आसपास है। मंगोलिया की GDP 26-27 अरब डॉलर है। इन दोनों पैमानों और आर्थिक तकनीकी विकास की बात करें तो ये चीन और दक्षिण कोरिया के सामने कहीं नहीं ठहरता। ऐसे में सवाल ये कि आखिर मोदी ने मंगोलिया को विदेश यात्रा के लिए क्यों चुना? अब तक मंगोलिया रूस और चीन के साथ कारोबारी रिश्ते रखता आया है। इस देश पर चीन और रूस का बड़ा दबदबा है। मंगोलिया चीन और रूस के प्रभाव से निकलना चाहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगोलिया में ऐतिहासिक स्वागत किया गया था। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि मंगोलिया को भारत का आध्यात्मिक पड़ोसी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 90% आबादी बौद्ध है। 2009 में जब भारत अमेरिका परमाणु करार हुआ तो मंगोलिया उन सबसे पहले देशों में था जिसने भारत से परमाणु करार किया। भारत के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण समझौता है क्योंकि मंगोलिया में यूरेनियम के भंडार हैं।
भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार जैसे दक्षिण चीन सागर के देशों से संबंधों को मजबूत कर रहा है। ये देश भी चीन के सताए हुए हैं। वहीं पिछले दिनों मोदी की जापान यात्रा से भी कूटनीतिक विश्लेषकों ने यही मतलब निकाला था कि भारत जापान के साथ संबंधों को बढ़ाकर एशिया में चीन की धौंस कम करना चाहता है। मंगोलिया के बारे में भी यही माना जा रहा है। ये चीन के लिए एक हल्का सा इशारा है। चीन भारतीय सीमा के पास खासा सक्रिय है, तो भारत भी उसकी सीमा के पास अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। यानी साफ है कि मोदी की विदेश नीति एक वर्ल्ड लीडर की तरह सधी हुई चल रही है।